जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, जिसका नाम है अर्जुना बैच, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास जो है कर ली थी और हमने दूसरी क्लास भी कर ली है और आज आपकी होगी तीसरी क्लास, जो कि आपका डेट भी दिया गया है। और फिर उसके बाद चौथी क्लास जो है मैं इस डेट को लेकर उपस्थित होऊंगा और इसी तरीके से आपका ये अन्य भी दिया गया है, आप आराम से देख सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको नोट होना चाहिए कि हमारी क्लास जो है कब कब होगी। ये हो गया। उसके बाद अगली आपकी जो क्लास आएगी वो इस दिन आएगी और ये आपका एनसीईआरटी का अध्याय होने वाला है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। यानी कि हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को जो है 20 फरवरी तक जो है कंप्लीट कर ले जाएंगे। ये हो गया। तो देरी न करते हुए आइए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सीधा हम अपना टॉपिक ही स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सभी को पता हो कि हम लोग जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी, वो भी इतिहास विषय की, शुरू किए हुए हैं, जिसमें हमने पहला और दूसरा अध्याय जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ आपका लिखा भी गया है तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय का क्या नाम है? तो आरंभिक नगर। लेकिन आप सभी को यहाँ एक बात जान लेना चाहिए कि अगर आप सभी ने कभी भी कहीं से हड़प्पा सभ्यता, अगर आपने कभी भी कहीं से भी हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा है, आप सभी को जानकर बड़ी प्रफुल्लता होगी कि इसी हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता या नदी घाटी सभ्यता या इसी को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इस चैप्टर को यदि आपने पहले कभी जो है अगर कहीं से भी पढ़ाई किया हो, किसी से भी पढ़ाई किया हो, तो आप एनसीईआरटी के इस चैप्टर को जो है स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यह टॉपिक जो है, यह अध्याय जो है पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को ही डेडिकेटेड है, यानी कि उसी को ही समर्पित है। तो अगर आपने कभी भी कहीं भी पढ़ाई की हो सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आप इसे छोड़ दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप सभी देखिए, जैसे मान लो किसी टीचर ने आपको पहले पढ़ा दिया है और चीजें यहाँ का डाटा आप देखोगे और टीचर का डाटा देखोगे, तो दोनों में जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसकी कुछ डेट जो है आपके टीचर द्वारा पढ़ाई गई डेट से जो है मिसमैच हो सकती है। और बाकी रह गई एनसीईआरटी पढ़ने की बात, तो देखो क्लास 6 की एनसीईआरटी है और मैंने कहा भी है कि एनसीईआरटी जो है आपकी बिखरी हुई है। यानी कि एक चीज आप यहाँ देखोगे तो अगली चीज आप वहां देखने को पाओगे। तो एनसीईआरटी आपका बिखरा हुआ भी है बच्चे। और देखो क्लास 6 की एनसीईआरटी है। जब क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो आपको यह जान लेना चाहिए कि यह छोटे छोटे बच्चों को जो है ध्यान में रखकर लिखी गई है। आपको यहाँ से जो है आपकी परीक्षा लायक जो फैक्ट होता है, यहाँ से आपको कम ही मात्रा में देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा
कि जो फैक्ट वगैरह कम रहेगा उनको मैं निकाल फेंकूंगा, और निकाल फेंकने के बाद जो चीजें आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगी उनको मैं बताता चलूंगा। लेकिन हाँ, जैसे किसी ने भी मान लो कभी ये क्लासें वगैरह की हैं और मान लो उनकी चीजें मिसमैच भी हो जाती हैं, तो उनको क्लास ये इसलिए कर लेना चाहिए कि इसमें आपके बीच बीच में रणनीति वगैरह आपको प्राप्त हो जाएंगी। यानी कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से चीजों को छोड़ना है, आप पीछे की क्लासों में भी यह चीजें देखते आए होंगे। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से दोहरा दूं कि अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पहले से पढ़ाई की है तो कोशिश करिएगा कि इसके नोट्स वगैरह ना ही बनाइएगा, इसके बारे में ना ही लिखिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद देखो ये दो बंदे हैं, दो बच्चे हैं, इन्हीं के माध्यम से जो है, अब देखो मैंने कहा कि ये किताब जो है, अब ऐसा भी नहीं है कि इस किताब को यानी कि एनसीईआरटी को किसी ऐसे व्यक्ति ने लिख दिया कि वह जो है दिन भर जो है गाय वगैरह चराता हो। ऐसे किसी व्यक्ति ने इसको नहीं लिखा, बल्कि एनसीईआरटी आदि को लिखने वाले जो हैं बड़े बड़े विद्वान होते हैं, और वो भी भारत के जो है बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर जो है, या अकेले ही, और जिस विषय की एनसीईआरटी को लिखा है वह उस विषय में जो है माहिर हैं, सिद्धहस्त हैं। ऐसे लोगों ने एनसीईआरटी की किताब को लिखा है। तो ऐसे में आपका आपको क्या करना चाहिए कि अब ये 6 के लिए लिखी गई है, क्लास 6 के लिए लिखी गई है, तो ऐसे में जो है छोटे छोटे बच्चों का उदाहरण ही दिया जाएगा और छोटे छोटे चीजों से बताया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा। ये देखो क्लास 6 वगैरह की एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए? तो इसलिए पढ़नी चाहिए कि अगर आपने मान लो कभी जीवन में इतिहास विषय नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हो। और मान लो आपको इतिहास की थोड़ी बहुत समझ है, आप इतिहास को जो है चीजों को समझ सकते हो, जब ऐसी दशा है तो आप इसे न पढ़कर डायरेक्ट 12th की एनसीईआरटी की शुरुआत कर सकते हो। जैसे अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप क्लास 6 के साथ शुरू कीजिए। अगर आपको मान लो आता जाता है, आप चीजों को समझने में सक्षम हैं, चीजों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और जो यहाँ बिखराव की दशा है उसको सब जोड़कर आप इकट्ठा कर लेते हो, तो ऐसी दशा में जो है आपको क्लास 12th के शुरू करना चाहिए। यदि आपको कुछ भी नहीं आता, क्लास 6 के साथ आप शुरू कर सकते हो। ये हो गया। तो देखो यहाँ ये दो बच्चे हैं, इन्हीं के माध्यम से जो है चीजों को यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है, देखो मैं चीजों को जो अंडरलाइन करूंगा, जो हाईलाइट करूंगा, केवल आप उन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, उन्हीं को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, और वही जो है आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। देखो आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा, और मैंने शुरू में ही बता दिया कि यह अध्याय जो है आपका किससे संबंधित है। तो यह अध्याय जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। यह अध्याय जो है आपका किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से यह अध्याय जो है संबंधित है। अब कहोगे कि सर जी इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी आरंभिक नगरों का विकास हुआ, ठीक है, जितने भी आरंभिक स्थल नगर आप देखते हैं
तो वह सिंधु नदी के किनारे या तो उसकी सहायक अन्य जो नदियां हैं उसके किनारे पाए गए हैं। यानी कि जो प्रारंभिक स्थल आपके मिले हैं, क्षेत्र मिले हैं, जगह मिली हैं, वह लोग जो है सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे ही बसे मिले थे। आरंभिक, यहां मैं एक शब्द लगा रहा हूं, आरंभिक। जो आरंभिक क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, आरंभिक लोग जहां सबसे पहले बसे, वह सिंधु व उसके सहायक नदियों के किनारे बसे थे। इसी आधार पर इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब कहोगे नदी घाटी सभ्यता, अब कहोगे सर जी इसे नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो देखो, नदी जो है, हालांकि आप यहां का जीवन दशा देखोगे तो उन्नत, उत्कृष्ट जीवन शैली, उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। सड़कें वगैरह भी आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगी। लेकिन जो व्यापार वाला मामला है वह सड़कों से कम मात्रा में हो पाता था। तो इसलिए नदी जो है, नदी से आवागमन यानी कि यातायात का साधन जो है आसान था। यानी कि नदी के मार्ग से जो है चीजों को ले जाना और ले आना जो है आसान था। इसलिए इसलिए इसे नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। नदी में देखो बाढ़ भी आ जाता था, लेकिन ये लोग क्या करते थे, तो ऊंचे ऊंचे टीले पर बसते थे, लेकिन बसते नदी के किनारे ही थे। इससे काफी फायदा था, व्यापार सबसे मुख्य फायदा था। तो इसलिए इसे नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। अब कहोगे सर इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता, कहोगे सर इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो देखो, आरंभिक नगरों में जो जिस नगर की सबसे पहले खुदाई हुई थी वह था आपका हड़प्पा। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और अब कहोगे सर जी इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? कहोगे सर जी, गुरु जी इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां आप देखोगे तो एक अच्छी उत्कृष्ट क्वालिटी का, यानी कि प्रथम बार, पहली बार यहाँ जो है नगरों का विकास हो रहा है। इसके पीछे जब जाओगे तो मैंने आपको कैसे कैसे बताया कि लोग जो है पहले इस जीव को मारकर खा जा रहे हैं, जहां रुक रहे हैं वहां चीजों को जो है निपात कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर जलवायु में बड़ा परिवर्तन आता है जिसे हम मध्य पाषाण काल में देखते हैं। फिर उसके बाद आदमी, इंसान जो है धीरे धीरे बसने लगा और उसमें भी जो है 50% लोग ही जो है कृषि करते थे, बसते आदि थे। तो जैसे ही आप सिंधु घाटी सभ्यता में जाओगे तो यहाँ आप देखोगे कि नगरीय सभ्यता आ गई है। पहली बार जो है हम लोग नगरों की ओर जो है नगर देखने को मिल रहा है हमको। तो इसीलिए इसे जो है नगरीय सभ्यता कहते हैं, क्योंकि पहली बार हमें नगरीय सभ्यता को देखने को मिलती है। तो इसीलिए इसे प्रथम, ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता। तो आशा करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ आपको कांसा देखने को मिलेगा जिसका जिक्र अभी एनसीईआरटी ने किया है, तो मैं उसको भी बताऊंगा। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता,
इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कांसा देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और देखो, यही बच्चों के मन में यह काफी डाउट रहता है, क्योंकि मैं बहुत जगह पढ़ाया हूं, तो मुझे ऐसे ऐसे बच्चे भी मिले हैं। जब मैंने कहा सर, मैंने जब कहा कि मैं आज आप सभी को हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सिंधु घाटी सभ्यता जो है पढ़ा दीजिए। उससे पहले तब मैंने बच्चों को देखा और बच्चों को समझा, फिर मैंने कहा कि जब मैं यह टॉपिक पढ़ाऊं तो ये सारे बिंदु जो हैं यह आपका क्लियर करता चलूं। जब ये बिंदु मैं क्लियर कर दूंगा तो आपके मन में डाउट ही नहीं रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है, नदी घाटी सभ्यता क्या होता है, या हड़प्पा सभ्यता क्या होता है, या नगरीय सभ्यता क्या होता है, या कांस्य युगीन सभ्यता क्या होता है। अब आशा करता हूं इसके बाद आप चाहे जहां भी पढ़े होंगे, चाहे जहां भी पढ़ेंगे, चाहे जहां भी क्लास करेंगे, वह क्लास आपको आसान वे में समझ में आएंगे। यानी कि जैसे आप स्टैंडर्ड लेवल का क्लास करोगे, तब वहां आप जब चीजों को टीचर पढ़ाएगा तो आपके समझ में आएगा कि अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है तो ये चीज हो रहा होगा। इस तरीके से जो है चीजें आप आसान वे में देख सकते हैं। ये तो हो गई इसकी बात। उसके बाद एक बात और निकल के आती है कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका टाइमलाइन क्या क्या है, इसका समय क्या है। तो देखो, यह सभ्यता जो है, यह सभ्यता जो है आपका 3000 बीसी, फिर आएगा आपका 3000 बीसी, फिर यहां आपका आएगा 2500 बीसी, फिर यहां आपका आएगा 2000 बीसी। अब कहोगे सर, यहां तो आपने तीन तीन डेट मुझे बता दिया, इसका मतलब क्या है यह बताओ। तो यहां जो है सभ्यता का प्रारंभ हो रहा है, यहां से जो है आपके सभ्यता का प्रारंभ हो रहा है। हालांकि कुछ टीचर इसे और भी ज्यादा टाइम पीरियड तक बताएंगे, यहां तक कि एनसीईआरटी भी लगभग करके आपका बताएगी। तो मोटा मोटी डेट, मैंने इस मोटा मोटी डेट के विषय में पीछे भी चर्चा की है, आप समझ सकते हो। तो मोटा मोटी डेट जो है आप इसे ही मानकर चलिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो प्रारंभ हो रहा है। फिर उसके बाद यह सभ्यता जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। यानी कि अब जो नगर हैं एकदम अच्छी उत्कृष्ट अवस्था में जो है, यानी कि पराकाष्ठा पर पहुंच गए, एक उन्नत दिशा की ओर पहुंच गए, यानी कि अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। फिर यहां से जो है हमें इसके पतन के विषय में देखने को मिलता है। यानी कि इस सभ्यता का जो है 2000 जब आता है बीसी, तो इसका हम पतन देखने को हमें मिलता है। यानी कि यह जो है अपने पतन की ओर जो है मुड़ जाता है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद यहां हमें और भी जान लेना चाहिए कि जैसे पतन, पतन का अभी हो सकता है एनसीईआरटी में भी दिया हो।
तो पतन के विषय में कहा जाता है, कई इतिहासकार आपस में जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, और मैंने आपको इसके विषय में बता दिया है कि जब इतिहासकार आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे तो आपको ऐसी स्थिति में अपनी गाड़ी को जो है, अपनी बाइक को जो है किनारे से चुपके से निकाल लेना चाहिए। उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं। और जहां इतिहासकारों में डिबेट रहता है, मतभेद रहता है, जहां चीजों का क्लियर डेट नहीं मिलता, तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है। यह इतिहास की एक खास प्रवृत्ति है। फिर ये हो गया। तो ये डेट जो है आपको अमूमन इतना तो याद रखना ही होगा। उसके बाद आगे क्या कहानी आती है? तो आगे कहानी आती है इसके विस्तार के विषय में। ठीक है, इसके विस्तार के विषय में। तो उत्तर में आप देखोगे, ये समझ लो आपका उत्तर है, ये समझ लो आपका क्या है? तो ये आपका दक्षिण है, और ये आपका पूरब है, और ये आपका पश्चिम है। समझ लो आपको कुछ नहीं आता इस समय, आप अपने आप को जो है एकदम शून्य मानो। क्योंकि देखो, अगर आप किसी के पास कुछ सीखने जाओ तो अपने आप को जो है एकदम शून्य मान कर ही जाओ। क्योंकि देखो, अगर आप एकदम शून्य मानकर जाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, समझ में भी आएंगी। नहीं तो अगर कोई चीज बता रहा है उसमें आप टीका टिप्पणी करते रहोगे तो उसको भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, और आप भी पाओगे कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आप में। तो आप कुछ सीखने के उद्देश्य से, कुछ पाने के उद्देश्य से अगर कहीं गए हो तो अपने आप को शून्य ही मानकर चलना, अपने आप को जीरो ही मानकर चलना। क्योंकि वहीं देखो, कई शिक्षकों ने कहा भी है कि स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, इनकी कोई भी इज्जत नहीं होती। अगर ये इज्जत की तलाश करेंगे तो ये फिर समझ लो कुछ नहीं है। तो इसीलिए अगर आप कहीं कुछ सीखने जा रहे हो तो अपने आप को शून्य मानकर ही चलिए। ये हो गया। तो समझ लो आपको कुछ नहीं आता, ये समझ लो उत्तर की दिशा है, ये समझ लो पूरब की दिशा है, ये समझ लो पश्चिम की दिशा है, और ये समझ लो दक्षिण की दिशा है। फिर यहाँ हमें क्या मिलेगा कि यहाँ हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, यहाँ हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, यहाँ हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, यहाँ हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, यहाँ हम देखेंगे बलूचिस्तान, और यहाँ हम देखेंगे महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि आलमगीरपुर से लेकर हुलास तक, और जम्मू कश्मीर में हम मांडा तक इसका विस्तार देखेंगे। वहीं बलूचिस्तान की बात की जाए तो हमें सुत तांगे डोर मिलेगा, और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ हमें दायमाबाद देखने को मिलेगा। तो देखो, यहां से लेकर, यहां से लेकर, यहां से लेकर, यहां से लेकर, यानी कि उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से इधर पूरब, पूरब से दक्षिण आप देखोगे तो इतने विशाल क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। इतने विशाल क्षेत्रों में इसके विस्तार होने के बाद भी, इतने दूर तक क्षेत्रों में इसका विस्तार होने पर भी इसमें समरूपता के बिंदु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समरूपता के बिंदु। इसको समझाने से पहले आप एक उदाहरण जान लीजिए। कैसे जान लीजिए? कि मान लो आपके महाविद्यालय में 5 क्लासें चल रही हो, और एक ही टीचर को अगर कह दिया जाए
उन पांचों क्लासों में जाओ, लेक्चर दो, और लेक्चर जो है एक समान ही होना चाहिए। तो अगर वह टीचर जाएगा और लेक्चर देगा तो आप पांचों क्लास में कुछ ना कुछ जो है चीजें, एक में ज्यादा पाओगे, एक में कम पाओगे, एक में संक्षिप्त पाओगे, हो सकता है लास्ट वाले में बहुत ज्यादा आपको मिल जाए। तो टीचर को अगर कह दिया जाए कि 5 क्लासों में वही चीजें समान रूप से बताओ, लेकिन समान रूप से नहीं बता पाएगा, डिफरेंस हो ही जाएगा। तो वही चीज यहाँ देखो, इतनी दूर तक होने के बाद भी इसमें समरूपता के बिंदु पाए जा रहे हैं। यानी कि अगर इसका नगर नियोजन देखा जाए तो समान रूप से पाया जा रहा है। अगर यहाँ मुहर देखा जाए तो एक समान मुहर हमें सब जगहों से मिल रहे हैं। अगर अन्य भी चीजों को देखा जाए तो सभी चीजें जो हैं समान रूप से ही मिल रही हैं, यानी कि समान है। चाहे सड़कें हों, नालियां हों, या अन्य भी जो चीजें हैं एकदम समान रूप से ही पाई जा रही हैं। चाहे ईंट हो, ईंट का भी एक समान ही आकार में आप सब जगहों से ईंट पाओगे। इतनी दूर तक इसका विस्तार होने के बाद भी भैया यहाँ समरूपता के बिंदु पाए जा रहे हैं। ये हो गया। तो आशा करता हूं हमने एनसीईआरटी के दायरे को भले ही तोड़ दिया, लेकिन चीजों को जो है हमने काफी कुछ चीजें समझ लिया। अब जब काफी कुछ चीज यहां से समझ लिया तो अब जो है हम लोग अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। इससे क्या होगा कि वहां मैं कुछ चीजें अंडरलाइन कर दूंगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगी। और उससे पहले अगर आपको बैकग्राउंड में जो है कुत्तों आदि के भौंकने की जो है आवाजें आ रही हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मेरा स्टूडियो इस लेवल का नहीं है कि इसमें जो है आवाज को जो है रोक सका जाए। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और इन कुत्तों की तरह ही आपके जो जलने वाले हैं, चाहे वह रिश्तेदार हों, दोस्त हों, मित्र हों, या अन्य कोई भी हो, तो ये लोग जो है पीछे से केवल भौंक ही सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। तो इसी तरीके से जो है अगर बैकग्राउंड में कुछ आ रहा है तो उनको, यानी कि देखो, आपको जो चीजें पढ़ रहे हो, जो चीजें सीख रहे हो, उसको अप्लाई कैसे करना है ये चीज भी आपको आना चाहिए। तो ये हो गया। अब देरी न करते हुए आइए अपनी इस क्लास को शुरू कर देते हैं। तो देखो, यहां आपसे कहा जा रहा है हड़प्पा की कहानी। यानी कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। देखो, रेलवे के लिए लाइन बिछाई जा रही है और वहां जो इंजीनियर वगैरह लगे हैं उनको पहली बार जो है हड़प्पा नामक स्थान मिल जाता है और वो चौंक जाते हैं। तो देखो कब मिल रहा है, तो 150। और मैंने कहा जिस लाइन को मैं अंडरलाइन करूंगा वो ही आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी। तो आपको देखो, आपको क्वेश्चन वगैरह भी कैसे हल करना है इसके विषय में भी मैं बता दे रहा हूं। आपको सवाल अगर आपके परीक्षा में मान लो आते हैं तो किस प्रकार के आ सकते हैं, उन पर भी एक दृष्टि हम लोग डाल देते हैं। तो देखो, क्वेश्चन जैसे आपका हड़प्पा है, हड़प्पा, तो हड़प्पा आपका कहाँ है, कहाँ है और किस नदी के किनारे है। पहली बात तो आपको क्या जानना चाहिए कि हड़प्पा कहाँ है। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्षेत्र मिला,
मान लो हड़प्पा मिल गया, तो ये कहाँ है, कहाँ पर है, तो उससे संबंधित जो है आपको, जैसे ये हड़प्पा मिला तो हड़प्पा आपका कहाँ है, तो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ये जान लिया कि हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है, और किस नदी के किनारे है, ये आपको कम से कम जो इम्पोर्टेंट स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल हैं, कम से कम 10-12 के तो आपको जान लेना ही चाहिए। ना उतना जानो तो कम से कम 6-7 की जान लेना चाहिए, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, और भी कुछ हैं। तो इन सभी के विषय में आपको जानकारी ले लेना है कि यह किस नदी के किनारे हैं। आप प्रायः क्वेश्चन बनने की प्रकृति को अगर देखे हो तो उनमें से एक प्रकृति ये भी रही है, ये आप देख सकते हैं। तो हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान हो गया, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी, यही सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें जो हैं उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था, पहले शुरू में ही बता दिया था कि सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई हुई उसे हड़प्पा कहते हैं, और इसी आधार पर हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी बुला देते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो देखो, सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतों और चीजों, तो देखो इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, ये वाला पॉइंट आपको नोट कर लेना है। हड़प्पा हेडिंग डालना है, कहाँ है, पाकिस्तान में है, और सबसे पहले इसकी खोज हो रही है, इसी आधार पर इसे क्या कह देते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसी आधार पर। इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 47,000 वर्ष पूर्व या पहले हुआ था। तो ये डेटा वगैरह आपके लिए जरूरी नहीं है, अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप सभी पढ़ना चाहते हो, पढ़ो अपना, मेरा क्या जा रहा है। मेरा काम है कि सही दिशा दे देना, अगर उसको आप फॉलो नहीं करते हो तो समझ लो फिर आप जानो आपका काम जाने बाबू। ये हो गया, इन सारी बातों को हमने कर लिया चर्चा। फिर उसके बाद आपको अगर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा बड़ा करते हैं, 2 भाग में इसे पढ़ते हैं। आशा करता हूं ये आपको अब दिख रहा होगा। अब जो है चीजें आपको दिख रही होंगी, और बड़ा कर लेते हैं। अब आशा करता हूं चीजें आपको दिख रही होंगी, मैं एक बार देख लूं। हाँ, चीजें जो है अब आपको विधिवत तरीके से दिख रही हैं। तो देखो, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये एनसीईआरटी आपसे सवाल कर रहा है। अब देखो, इन नगरों की जो है विशेषता बताई जा रही है। नगरों की विशेषता क्या थी, इसको, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों के, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अन्य की तमाम बात कही जा रही है। तो देखो, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था। यहाँ 2 भाग आपसे बताया जा रहा है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो इसे हम लोग बगल में जो है नोट भी कर लेंगे। विभाजित किया गया, प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था, ठीक है, ये पश्चिमी भाग हो गया आपका। ये क्या है भैया, तो पश्चिमी भाग जो है छोटा है,
लेकिन ऊंचाई पर है। ठीक है, कहाँ है? तो ऊंचाई पर है। ठीक है, ऊंचाई पर है। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। पूर्वी हिस्सा जो है ये क्या है भैया? तो बड़ा है। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। तो ये कहाँ था भैया? ये ऊंचाई पर है लेकिन ये कहाँ है? नीचे है। तो इस तरीके से चीजों को आपको लिख भी लेना है। मैं पीछे जो हो गया है उसको लिख ही देता हूं। तो देखो यहां मैंने आपको बताया कि हड़प्पा, तो हड़प्पा कहाँ है? तो आपका कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, पाक। और ये सबसे पहले मिला था। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, इस तरीके से आपको लिखना भी है। नहीं तो आप पहली बार पढ़ते हो तो पहली बार तो सारा का सारा एक बार तो आप रंग डालोगे। तो जैसे पहली बार अगर पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैंने यहां तक जो है कई बच्चों को टास्क भी दिया था कि आप जाओ इतने दिन में जो है एनसीईआरटी पढ़कर समाप्त कर दो। उसमें से कुछ बच्चों ने जो है रंग बिरंगा जो है हाइलाइटर ले लिया था और उसी हाइलाइटर के सहारे जो है पूरी किताब को जो है रंग बिरंगा होली खेल लिए थे। फिर बाद में मैंने उन लोगों को बताना शुरू किया कि बच्चे, पहली बार पढ़ना तो हाइलाइटर तो बिल्कुल यूज मत करना, ना तो कुछ भी यूज मत करना। और पहली बार जब एनसीईआरटी को पढ़ना तब आप ऐसे सरपट्टा पढ़ते चले जाओ, क्या समझ में आया क्या नहीं, कुछ नहीं, ये सब मत देखना, बस केवल पढ़ते चले जाना, पढ़ते चले जाना, पढ़ते चले जाना। समझ लो न्यूज पेपर पढ़ रहे हो। दूसरी बार पढ़ना तो उस पर थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना। और तीसरी बार पढ़ना, फिर उसके बाद आप नोट्स बना सकते हो, हाइलाइटर वगैरह का यूज कर सकते हो। और उससे ज्यादा बार पढ़ रहे हो तो आराम से फिर पांचवी बार, चौथी बार में नोट्स बनाना। यानी कि जिस बार लास्ट बार पढ़ने की अपेक्षा रख कर पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम जो है आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। नोट्स कैसे बनाना है? इसी तरीके से जो है चीजों को लिखना है। जैसे देखो यहां आपसे कहा जा रहा है कि इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग, यानी कि इन नगरों को जो है दो भागों में बांटा जा रहा है। पहला भाग जो है पश्चिमी हो जाएगा और दूसरा भाग पूर्वी पर हो जाएगा। तो पश्चिमी भाग छोटा है लेकिन ऊंचाई पर है। पूर्वी भाग बड़ा है लेकिन कहाँ है? तो नीचे है। नीचे, निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। इन्हें क्या कहा जा रहा है भैया? तो इन्हें कहा जा रहा है नगर दुर्ग। क्या कहा जा रहा है? नगर दुर्ग। नगर दुर्ग। ठीक है, यानी कि पश्चिमी हिस्सा आपका छोटा था, ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा जो है बड़ा था, निचले पर बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने जो है नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को जो है निचला नगर कहा। तो इसे क्या कह रहे हैं? इसे कह रहे हैं निचला नगर। निचला नगर। देखिए, एक से दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, 10 क्लासों तक लगभग, यानी क्लास 6 एनसीईआरटी तक हम लोग जो है चीजों को पढ़ेंगे भी और चीजों को नोट्स कैसे बनाना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तमाम बिंदुओं पर जो है फोकस करते रहेंगे। तो इसलिए हो सकता है इस क्लास की जो है समय सीमा जो है काफी लंबी हो जाए। इससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको चीजें मिल रही हैं, आप कुछ ना कुछ जो है सीख रहे हो। तो ऐसी दशा में आपको घबराना नहीं है और चीजों को जो है बारीकी से आपको समझना है। ये है दोनों हिस्सों की चार दीवारियां, यानी कि दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको? ईंट कैसा मिल रहा है? तो पकी मिल रहा है। मैंने कहा ना, चीजें जो है यहाँ बिखरी हुई मिलेंगी एनसीईआरटी में, वो भी नई एनसीईआरटी में। ऐसी बिखराव की दशा में आपको क्या करना है? चीजों को जो है ए टू जेड बस बारीकियों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है।
इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरीके से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहती थी। देखो, दीवारों की मजबूती के लिए ये जो लोग जो है चिनाई अच्छी प्रकार से करते थे। ठीक है, चिनाई जो है अच्छी प्रकार से करते थे ताकि जो है चीजें काफी दिनों तक बनी रहे। तो मैंने जो चीज यहाँ हाईलाइट किया, यहाँ लिख भी दिया। इसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको नोट्स बना के चलना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, नोट्स अपना बनाना है। इसी तरीके से आपको अपना नोट्स बनाते चलना है बच्चे। देखो, यहां तक हमने चीजों को देख लिया। अब जो और भी बचा है उसको देखते हैं कि आगे क्या बात कही जा रही है। तो आगे कहा जा रहा है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने जो है महान स्नानागार कहा। तो यहाँ आपका क्या बात निकल के आ रहा है, मोहनजोदाड़ो महान स्नानागार। हजारों हजार बार छोटी छोटी परीक्षाओं में यह चीज पूछ ली गई है। तो आपको क्या लिखना है अगली बार, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से क्या मिल रहा है, तो महान स्नानागार मिल रहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल जो है किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो यहां से आपको कुछ चीजें और भी नोट कर लेना है। यानी कि उतरने के लिए जो है दो तरफ से सीढ़ियां थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए जो है पानी कुएं से निकाला जाता था। यहाँ आपकी परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये जो महान स्नानागार है इसमें पानी भरने के लिए जो है सिंधु नदी का जल लाया जाता था। तो आप उनको कहना कि हे प्रभु, हे एग्जामिनर महोदय, ऐसी तरीके से क्वेश्चन पूछ पूछ कर आपने हमसे बहुत गलत करवाया। लेकिन मैं पढ़ कर आया हूं और मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा है और हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो है इसमें भरने के लिए कुएं से जल निकाला जाता था या कुएं से जल ले जाया जाता था। तो यहाँ जो है आपको एग्जामिनर जो है परेशान कर सकता है, और वो भी कहां से, तो आपका यूपीपीसीएस, आरओ और यूपीएससी की परीक्षाओं में। अन्य में तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि मोहनजोदाड़ो से महान स्नानागार मिला है या नहीं, ऐसे करके, या सीधा सीधा फैक्ट फेंक देगा, इस तरीके से आपका पूछ लेगा। लेकिन यूपीएससी, पीसीएस, आरओ यहाँ तक कि वो फंसाने के लिए आपको कुछ ऐसा कर सकता है। और ऐसा देखने में आया है और ऐसा सुनने में आया है कि आरओ की जो परीक्षा होती है उसके क्वेश्चन जो हैं, जो आपका यूजीसी नेट वाला पेपर होता है हिस्ट्री याद का, वहां से उठा लेता है। तो ये जो आरओ वाले बच्चे हैं इसको एक बार देखेंगे, फिल्टर करेंगे और मुझे भी बताएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा जो है कुछ लोगों से अभी तक सुना है। मैंने अभी यूजीसी वगैरह की परीक्षा तो दी नहीं है कि मैं चीजों को जो है प्रत्यक्ष तरीके से देख सकूं, लेकिन ऐसा सुनने में आया है, ऐसा कई ब्रांड टीचरों ने भी बताया है। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूं, यदि आप यूजीसी नेट वाले बच्चे हो तो आप मुझे भी जो है चीजों को बताइएगा, क्योंकि कुछ आप मुझसे सीखना और कुछ आप मुझे सिखाना। तो इस तरीके से जो है दोनों पहिया सहायक रूप से चलेगा। तो देखो, यहां मैंने बता दिया कि एग्जामिनर किस तरीके से आपको परेशान कर सकता है। तो ये वाली लाइन जो है आप एकदम इंपोर्टेंट के रूप में लिख सकते हो। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था।
पानी कहाँ से आता था भैया? कुएं से आता था। ये आप ध्यान दे लो, नहीं तो कभी भी एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। यहाँ मैं स्टार भी लगा दे रहा हूं। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जैसे आप अभी कुंभ का स्नान देख रहे हैं कि काफी सालों बाद लगा है, तो वहां आप देखने को मिलेगा कि आईआईटी बाबा हैं, तमाम और भी बाबा हैं। लेकिन इस बार जो है बहुत से पत्रकार जाते थे, बाबा को कहते थे ये बाबा अनपढ़ हैं, वो बाबा अनपढ़ हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपके सामने जो बाबा मिले हैं वो एकदम पढ़े लिखे हैं। और मैं जो मीडिया लोग हैं उनको पहली बार मैंने ऐसा देखा कि उन्हें जो है सोच समझ कर क्वेश्चन पूछने पड़ रहे थे, ताकि ऐसा ना हो कि बाबा जो है उस पर कुछ ना कुछ बोल दें। और ऐसे भी बाबा देखने को मिले हैं जो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। वहां रिपोर्टर, न्यूज वाले रिपोर्टर भी जो हैं वो भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछूं तो क्या, ऐसा ना हो कहीं ये मुझ पर ही भारी पड़ जाए। तो बहुत ये लोग कहते थे कि अनपढ़ हैं बाबा लोग, साधु लोग अनपढ़ होते हैं। इस बार आपको मिल गए पढ़े लिखे बाबा। तो ये भी इसी तरीके से, जैसे मान लो इस बार कुंभ लगा है तो चीजें जो हैं काफी जगह से पक्षी वगैरह मंगाए गए हैं। हो सकता है जो जल आपका है, जहां स्नान का एरिया है, वहां शुद्ध करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ उपयोग किया गया हो, नाव वगैरह मंगाई गई है, तमाम चीजें। तो ऐसा विशिष्ट आयोजन, ठीक है, विशिष्ट आयोजन यानी विशेष अवसर पर। तो विशेष अवसर पर जो है इसी तरीके का आप कुंभ से इसका जो है कंपेयर कर सकते हो चीजों को समझने के लिए, ना कि आप यहाँ कुंभ के बारे में लिखो। ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको समझाने हेतु। ये हो गया। फिर उसके बाद बच्चे आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी हमारे पास दो तीन चर्चा और है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं। ये भैया कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल से क्या मिला है? तो अग्नि कुंड। अब मैं वहीं आपको एक सवाल और जोड़ दे रहा हूं कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो देखो, मैंने वहां बताया था कि कोई स्थल है, कोई स्थल है, ठीक है, वह स्थल कहाँ है, फिर किस नदी के किनारे है, और उसके बाद जो वहां से महत्वपूर्ण सामग्री मिली है उसके बारे में। ठीक है, इतना आपको नोट करते चलना है। और यहां से हजारों हजार स्थल प्राप्त हुए हैं। आपको उन हजारों हजार स्थलों के विषय में इस तरीके से पढ़ाई नहीं करना है, बल्कि कुछ चुनिंदा जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। और आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेरे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं है? तो उसको कौन बताएगा? तो उसको बताने के लिए मैं यहाँ साक्षात आपके सामने जो है उपस्थित हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपका क्वेश्चन किस आधार पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ स्थल और वो कहां पर है, ठीक है, कहां पर है, और उसके बाद किस नदी के किनारे है, और वहां से जो विशेष सामग्री मिली है वह चीज हमें जानना है। तो जैसे देखो, स्थल और ये आपका हो गया, ठीक है, तो यहां से क्या मिला है, विशेष सामग्री क्या मिली है? तो आप कहोगे कि अग्नि कुंड मिला है। कहां से मिला है? अब अग्नि कुंड का काम आप क्या समझ सकते हो यहाँ? तो हो सकता है ये लोग यज्ञ वगैरह करते रहे हो भैया। यज्ञ वगैरह की शुरुआत की एक झलक जो है हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ये हो गया। उसके बाद देखो, अब आगे बढ़ेंगे। आगे में बढ़ने से पहले बच्चे ये आप देख सकते हो महान स्नानागार दिख रहा होगा आप सभी को। क्या दिख रहा है? तो महान स्नानागार आपको दिख रहा है। ये महान स्नानागार आप यहाँ अगर देख पा रहे हो तो ये उतरने के लिए जो है बच्चों सीढ़ी बनाई गई है।
यहां अगर आप देखो, आप अगर लखनऊ गए हो तो वहां जो छोटू सा इमाम बाड़ा है, एक आपका बड़ा इमाम बाड़ा है और एक छोटू इमाम बाड़ा है। तो छोटू इमाम बाड़ा के पास आप देखोगे तो एक ठो बड़ा सा घंटा घर टाइप का आपको दिखेगा, मीनार टाइप के दिखेगा जिसमें घड़ी लगी है। उसके साइड में ही छोटू इमाम बाड़ा है। तो वहां आप देखोगे तो सेम इस प्रकार का आपको कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि स्नानागार टाइप का ही वहां आपको देखने को मिलेगा। ये बात हो गई। और मान लो आप लखनऊ नहीं गए हैं, आपको अगर अमेठी साइड से हो तो आप जो है कालीकन वगैरह गए हो या चांदीकन वगैरह गए हो या अन्य जो धार्मिक स्थल हैं या अन्य जो राजा महाराजा के महल वगैरह हैं, प्राय उनके सामने या आसपास आपको इस तरीके का, इस टाइप का जो है देखने को मिलेगा। यही जो चीज है, यही आज के जमाने में जो है इसको मॉडिफाई कर दिया गया है और इसी को अब जो है स्विमिंग पूल बना दिया गया है। इसे अब हम लोग जो है स्विमिंग पूल में जो है परिवर्तित कर दिए हैं। ये हो गया। तो यही आपका जो है महान स्नानागार है। कहां से मिला है मैंने पीछे चर्चा कर दिया है, दोबारा नहीं करूंगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो यहां आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि भवन कैसे थे, नाले कैसे थी और आपकी जो सड़कें हैं यह कैसी थी। ठीक है, ये कैसी थी। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, तो ईंटों की चिनाई देख सकते हैं आप किस तरीके से हुई है। इस तरीके की चिनाई से क्या होता है कि भवन वगैरह बड़े ही मजबूत होते हैं बच्चे। देखो, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। तो यहां आप देख सकते हो कि घर कैसे हो रहे हैं, घर एक या दो मंजिला। ठीक है, घर कैसे बन रहे हैं, तो एक या दो मंजिला, ये आप देख सकते हो। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, आंगन के चारों ओर कमरे। जो चीज मैं लिख रहा हूं वही आपको भी लिखते चलना है बच्चे। ठीक है, आंगन के चारों ओर यहाँ क्या बनाए जा रहे हैं, तो आपका कमरे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में जो है कुएं भी होते थे। आप पहले के घरों को अगर देखें तो हमारा जो घर बनता था, घर के चारों ओर हम लोग घर बना देते थे, लेकिन बीच में जो है एक आंगन छोड़ देते थे, आंगनाई छोड़ देते थे। तो जिससे क्या होता था कि धूप वगैरह लेने के लिए हम आंगन में बैठ जाते थे, या हम लोग जो है घर के बाहर न बैठते थे, आंगन में ही जो है अपना जैसे धान वगैरह होता था उसको कूट लेते थे, चावल वगैरह अगर बीनना था उसमें कुछ तो वो चीज कर लेते थे। और आंगन में ही अगर मान लो कुआं नहीं होता था तो नल का जो है, नल वगैरह जो है, यह सारी व्यवस्था होती थी। तो नल नहीं होता था तो प्रायः कुआं वगैरह होता था। आप प्राचीन घरों को देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको दिखेगा। और ये जीवन जो है मैंने जिया भी है, मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहां कुआं और ये नल वगैरह पाए जाते हैं, आज भी आज भी मौजूद हैं। तो ये हो गया। तो ये बात हो गई कई नगरों में ढके हुए नाली। अब देखो यहां हमने क्या पढ़ लिया भैया, तो घर। ठीक है, घर के विषय में पढ़ लिया कि देखो अलग स्नानागार होते थे और कभी कभी जो है हमें कुएं देखने को मिलते थे। तो आपको जब नोट्स बनाना है तो ये पॉइंट तो मैं हाईलाइट कर ही रहा हूं, मैं बगल में लिख भी दे रहा हूं कि घर के विषय में आपको कितना पढ़ाई कर लेना है। तो घर के विषय में ये 2 पॉइंट आपको जान लेना है, 3 पॉइंट जान लेना है। फिर यहाँ बात आ रही है नाले की।
ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालो, क्या क्या हेडिंग डालोगे यहाँ? तो यहाँ हेडिंग डालना है आपको नाला। क्या हेडिंग डालना है यहाँ? आप हेडिंग डालो नाला। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि नगरों में जो है, कई नगरों में ढके हुए, इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। तो कई नगरों में जो है नाले किस प्रकार से मिल रहे हैं? तो ढके हुए मिल रहे हैं। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो देखो कितनी अच्छी प्रकार से चीजों को बनाया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में अगर देखोगे तो आज सड़क बन रही है, आगे आगे बनती जा रही है, पीछे सड़क टूटती जा रही है। आज नालियां अगर बनाई जा रही हैं तो एक तरफ से बन रही हैं तो दूसरी तरफ से टूट रही हैं। आज कारीगर किसी चीज को बनाता है तो एक तरफ बनाता है, दूसरे दिन खबर आती है, न्यूज में अखबार छपता है कि फला पुल जो है कल ही बना और आज हो गया ध्वस्त। और आप वहीं अगर हमारे बिहार में देखोगे तो बिहार में तो ऐसे ऐसे जो है इंजीनियर वगैरह पड़े हैं कि खेत के बीचों बीच में पुल बना देते हैं, न नदी का पता न नहर का पता। तो बिहार के इंजीनियर भी धन्य हैं, उन्हें सभी को प्रणाम भी कर लेना चाहिए। ये हो गया। तो यहाँ देखो कितनी सावधानी से बनाई जा रही है, ढालान भी है उसमें भैया, ताकि पानी जो है आसानी से निकल सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ठीक है, देखो घरों की नालियों को जो है सड़क वाली नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिलकर जो है जाती थी। जैसे आज अगर देखोगे तो जितने भी, मान लो मैं तो इलाहाबाद में रहा हूँ बहुत दिनों तक, तो वहां क्या होता था कि जो नालियां हैं वह छोटी छोटी नालियां जो हैं, घर की नालियां जो हैं, एक छोटू और सा नाली है उसमें जोड़ दिया जाता है, फिर एक पतला सा इतना वाला नाली होता है उसमें जोड़ दिया जाता है, फिर एक बड़े नाले का निर्माण होता है और फिर उसे अलग दिशा में छोड़ दिया जाता है। ये हो गया। जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। जैसे आज भी आप देखते हो कि नालियों में जो है बीच बीच में ढक्कन लगा दिया जाता है, अभी आगे चित्र लगा होगा, मैं दिखाऊंगा भी। ठीक है, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, आज की तरह नहीं कि आगे घर बन रहा है, पीछू जो है आपका, ठीक है, टूट वगैरह जाए। ये आपको दिख रहा होगा, आशा करता हूं ये चीज आपको दिख रही होगी बच्चे। हाँ दिख रही है तो देखो, ये देखो कैसे योजनाबद्ध तरीके से जो है नालियां आपकी बनाई जा रही हैं। जैसे मान लो ये आपका छोटू सा घर है, ठीक है, ये मान लो आपका घर है, ठीक है, ये घर है, घर की मान लो ये वाली नाली है। ठीक है, अब ये जो है अब यहाँ पहुंची तो इतनी चौड़ी हो गई, फिर इसी का कनेक्शन मान लो यहाँ कर दिया, इतनी चौड़ी हो गई, फिर उसके बाद इसे जो है एक अलग बाहर निकाल दिया जाता था। तो यहाँ आप नाली वगैरह देख सकते हो कितनी विधिवत तरीके से, अच्छी तरीके से बनाई गई है। और ये दृश्य जो है मेन होल का है कि मान लो कभी नाली में कुछ जम जाए तो इसके द्वारा जो है हम उसे आसानी से साफ कर सकें। तो वही अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि न्यूज में यह आया भी है कि जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा है, और इन नालियों में जो है इस तरीके के जो है गटर वगैरह प्राय कहीं कहीं बोल देते हैं, तो इसमें कुछ लोग जो है अंदर जाकर जो है सफाई करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनका जो है आर्थिक स्थिति जो है कमजोर है, प्रायः ऐसे ही लोग इस क्षेत्र में जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आपका जो है करंट अफेयर में भी आया है
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे मना कर दिया है। आप करंट अफेयर भी बीच बीच में देखते रहना, जब बात आ गई इसकी तो मैं उसकी भी चर्चा मैंने कर दिया, तो उसे आप आराम से देख लीजिएगा और अपनी जो अन्य पेपर वगैरह हैं उनसे आप जोड़ दीजिएगा। ये हो गया। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था जब आपका क्लास वगैरह कराया जाएगा तो जहां जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वहां मैं जोड़ता चलूंगा। तो यहाँ करंट अफेयर में अभी हाल फिलहाल में ही आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाथ से मैला ढोने की प्रथा को जो है समाप्त करने के लिए घोषणा कर दिया है, समाप्त कर ही दिया है। तो ये आप यहाँ देखिए भैया। फिर नगरीय जीवन, नगरीय जीवन इनका कैसा था? तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेज भेज कर यानी कि दूर दूर से धातु बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें जो है मंगवाते थे। शायद शासक लोग जो है खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को जो है अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। तो देखो यहाँ लिपिक की चर्चा आ रही है कि इन नगरों में जो है लिपिक भी होते थे। हालांकि जो लिपि हमें मिली है अब तक उसे पढ़ी नहीं गई है। और यही मुझे शुरू में ही एक बात बता देना चाहिए था। ये चीज मैं देख गया और मुझे याद आ गया कि यह जो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध रखता है। पाषाण काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे। तो देखो यहाँ क्या बात कही जा रही है, आप सभी तब तक देखते रहिए। तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे आगे बहुत कुछ दिया गया भाई। इसके अलावा जो है नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। मैंने शुरुआत में ही ये कह दिया कि लंबी यात्राएं करते थे, इसीलिए जो है ये नदियों के किनारे बसते थे और नदियों से जो है नाव आदि के माध्यम से जो है व्यापार करना काफी आसान था। ये चीज हो गया। और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यानी कि मिट्टी का सामान वगैरह भी बच्चे यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ये आप उसका चित्र देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये उनकी जो है मुहरों और लिपियों पर जो है कुछ लिखा हुआ मिला है। और ये एक सींग वाला पशु है जो इनके यहाँ, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला एक वगैरह वगैरह, यहाँ तमाम बातें लिखी गई हैं। और आगे जब बढ़ेंगे, इसको हम लोग दो भागों में भैया पढ़ लेंगे। तो देखो यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है? तो देखो कहा जा रहा है कि नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और जो है चांदी जैसे धातुओं से बनाई जाती थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। तो ये भैया आपके मनके हो गए, ठीक है, ये आपका बाट हो गया, ये आपका फलक हो गया।
ठीक है, फलक, ये आपका मनके हो गए और ये आपका बाट हो गया। ठीक है, तो ये जो है कुछ प्रमुख हैं। यहाँ ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। यहाँ आपको एक बात और जान लेनी है कि जो बाट थे वह किसके बने थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। पहले आप सभी सुने होंगे कि बाट यानी कि बटखरा। पहले लोग, आप गांव से होंगे तो आप सुने होंगे बटखरा। तो बटखरा जो है यही तौलने वाला ही सामान था। अब देखो मनके जो हैं किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, किससे बन रहे हैं, तो कार्निलियन पत्थर से। आपसे मान लो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जो मनके थे वह किससे बने थे, किससे निर्मित थे, तो जो है यहाँ कार्निलियन पत्थर दिया जा रहा है। और बाट जो है चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये आप फलक देख सकते हैं। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति, जो ये आदमी अभी आपको दिखाऊंगा मैं, ये वाली मूर्ति। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से मिल रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये देखो आप कढ़ाई वगैरह देख सकते हो, यहाँ फूल पत्ती वगैरह बनी हुई है और इसके देखो दाढ़ी वगैरह भी है। ठीक है, इसकी नाक जो है थोड़ी चपटी मुझे दिख रही है और इसके आंख वगैरह को देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर जो है बनाते थे। ये आप देख लिए। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए भैया, बनाते थे। ये पॉइंट आपको स्टार कितना दे दूं मैं, जितना दे दूं उतना ही कम है। ये बात आप नोट कर सकते हो। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, इसी मिट्टी के बर्तन को जो है मृद भांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? मृद भांड कहा जाता है। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? ये चीज आप देख सकते हो। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ कपास, तो कपास यहां से मिल रहा है भैया, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से आपको क्या मिल रहा है? तो कपास मिल रहा है। एनसीईआरटी ने इसे जो है मेहरगढ़ को जो है नवपाषाणिक स्थल भी बताया है। तो वहां से कपास आदि को आप देख सकते हैं। और देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा यूपीएससी वगैरह में या पीसीएस वगैरह में फंसाने के लिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? क्या ये लोग जो है कपास से परिचित नहीं थे? तो आप कहोगे परिचित थे, और इनका जो है मुख्य फसलवा जो है वो कपास ही था। तो कपास भैया ये लोग जानते थे। यानी कि यहाँ आपको समझने लायक क्या है कि मोहनजोदाड़ो से फेयंस तकलियां, इससे क्या तकलियां मिल रही हैं, तो इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जो है सूत आदि कताई हो रही थी। ये बंदा जो है फूलदार पत्ती वगैरह जो है सॉल वगैरह ओढ़े, आप इसे देख सकते हो। देखिए, यहां आपसे क्या कहा जा रहा है, यहां आपसे क्या कहा जा रहा है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। आपके मन में यह आएगा कि भैया विशेषज्ञ किसे कहते हैं? तो एनसीईआरटी आपका ये भी सिखाएगी कि विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, तो इसके पहले मैंने भी इसकी शिक्षा ग्रहण की होगी, तब आप सबके बीच में पढ़ाने आया हूं। ऐसे थोड़ी ना आ गया हूं हवाबाजी करने। ये हो गया भैया। जैसे पत्थर तराशना, पत्थर को किस प्रकार से काटना है, छांटना है,
यानी कि एनसीईआरटी को मैं पढ़ा रहा हूं तो काट छांट कर पढ़ा रहा हूं, चीजों को बारीकी तरीके से समझा कर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मन के चमकाना। ठीक है, मैं जो घिसी पिटी परंपरा है उसके द्वारा जो है उसको खत्म करके एक नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं और एक चमकदार उस पर परत परत जो है चढ़ा रहा हूं। फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। आदि पृष्ठ 28 पर फिर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। ठीक है, दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। या किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, ये चीजें आप आराम से देखिए। हर व्यक्ति जो है विशेषज्ञ नहीं हो सकता। आगे आपको क्या भी जानना है, तो यहां देखो एनसीईआरटी आपको क्या सिखा रही है। हर व्यक्ति जो है विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हर व्यक्ति जो है विशेषज्ञ नहीं होता, यानी कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता बच्चे, कुछ ना कुछ पॉइंट जो है उससे छूट जाती है। तो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये मान के चलो कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपका जो बगल वाला है, आपका कंपटीटर जो है, उसको भी नहीं आता होगा। यानी कि पेपर अगर आपके लिए कठिन आ रहा है तो आपके बगल बैठा आपका प्रतिस्पर्धी जो है उसको भी नहीं आ रहा होगा, ये आप मान के चलिए। ये हो गया, हमें यह पता करना है, तमाम बातें और भी हैं। तो इतना जब कर लेते हो तो लगभग लगभग आपका जो है एनसीईआरटी लगभग लगभग समाप्त हो गया, लेकिन दो चार बात और हो सकती है तो मैं बता ही दे रहा हूं। फेयंस, फेयंस क्या होता है, तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। तमाम बातें यहाँ लिखी गई है। फिर कच्चा माल, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे जो है फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे जो है दूर दूर से आयात करते थे। अब ये लोग क्या क्या आयात करते थे, आगे इसके विषय में चर्चा की गई है। यहाँ आपने एक बात और जानी कि कच्चा माल जो होता है वह क्या होता है, तो एनसीईआरटी ने जो है बाकायदा आपको बताया कच्चा माल होता क्या है, फिर उसे जो है तैयार जब करते हैं, उससे कुछ चीज बनाते हैं तो वो किस प्रकार से हो जाता है। वैसे जब मैं आपको भूगोल की क्लास दूंगा तो वहां मैं चीजों को और भी विस्तृत विस्तार तरीके से बताऊंगा, और कहीं ना कहीं भूगोल जो है आपका इकोनॉमी वाला जो आपका इकोनॉमिक वाला जो पार्ट होता है उससे भी संबंध रखता है, तो वहां भी मैं चीजों को आपको आसान तरीके से बताऊंगा। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए बच्चे। अब ये देखो आगे क्या कहा जा रहा है, जल्दी जल्दी से देखो, क्लास जो है काफी लंबी हो रही है और आप लोग भी उब जाओगे इतनी लंबी क्लास देखकर। ठीक है, क्लास लंबी हो रही है तो इसे आओ जल्दी से खत्म करने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा के लोग जो है तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो देखो आयात कहां से कर रहे हैं ये लोग, ये आपको लिख लेना चाहिए। आयात, आयात कहां से कर रहे हैं, तो राजस्थान से कर रहे हैं। ये आज का जो वर्तमान है राजस्थान, वहां से आयात कर रहे हैं। किसका आयात कर रहे हैं भैया, तो आपका तांबा है। तांबा कहां से मंगा रहे हैं, तो आपका तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। ये देखो प्रायः बहुत सी इतिहास की किताबें हैं, उनमें यह जो है इसकी चर्चा जो है आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया है। यह आपके लिए जो है एक अच्छा डेटा है जो आप उपयोग कर सकते हो। ओमान प्रायः कई पुस्तकों में इसका जिक्र नहीं मिलता है, तो यहाँ एनसीईआरटी ने दिया है, ये आप इंपोर्टेंट के तौर पर
लिख सकते हो। और तांबा कहाँ से मंगाते थे भैया? तो कहाँ से मंगाते थे? ओमान से। कहाँ से मंगा रहे हैं? ओमान से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात जो है, यानी कि कांसा किस प्रकार से बन रहा है? तो आपका तांबा मिलाया जा रहा है, तांबा प्लस टिन बराबर आपका क्या हो गया? तो आपका हो गया कांसा। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? तो यहाँ आप देख रहे हो तांबा और टिन धातु को जो है मिलाकर कांसा बनाया जा रहा है, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं भैया। ठीक है, अभी आगे जो है अगर एक नायिका जो है खड़ी होगी मूर्ति रूप में, तो अगर होगी तो मैं उसे दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान से। टिन भैया, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, ठीक है, टिन टिन का आयात कहां से होता था? तो ये भैया टिन, ठीक है, टिन। क्या? टिन। ठीक है, टिन। टिन कहां से मंगा रहे हैं? तो टिन मंगा रहे हैं भैया आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान। कहां से भैया? तो ईरान व अफगानिस्तान। ठीक है, यानी कि ये लोग टिन कहां से मंगा रहे हैं? तो ईरान से मंगा रहे हैं और अफगानिस्तान से मंगा रहे हैं। सोने का आयात, अब भैया सोना कहां से ये लोग मंगा रहे हैं? सोने का आयात कहां से कर रहे हैं? तो भैया कर्नाटक से। ठीक है, सोने का आयात जो है ये लोग कर्नाटक से कर रहे हैं, और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात से। गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, यानी कि गुजरात, अफगान, ठीक है, गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से ये लोग क्या मंगा रहे हैं? तो बहुमूल्य पत्थर मंगा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जा रहा है, तमाम बातें यहाँ आपको दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना आपने कर लिया होगा। इतना आपने कर लिया होगा तो ये चीजें आप देख सकते हो। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए जो है भोजन वगैरह तमाम चीजें। तो ये लोग देखो, पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग, ये सारा आप नोट कर लीजिए। गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों वगैरह, तो ये आप जो है नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का दायरा जो है लंबा हो रहा है, क्लास लंबी जा रही है। तो ये देखिए, ये लकड़ी के हल का जो है प्रमाण मिल रहा है, यानी कि अभी जो है यहाँ लोहे का विकास नहीं हो पाया है भैया। खेत जोते जा रहे हैं, उसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन किसके? तो लकड़ी के हल हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। ये एक खिलौना है, लकड़ी का खिलौना है और हल रूप में दिख रहा है, तो इसे आप देख सकते हो। बाकी अभी तक जो है इसके साक्ष्य वगैरह उस लेवल पर नहीं मिल पाए, क्योंकि लकड़ी के होते थे, और लकड़ी होते थे तो दीवार वगैरह जो होते हैं वो लोग खा के अपना पेट पूजा कर लिए, तो ये खत्म हो गया होगा। तो और भी यहाँ चीजें हैं। सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे, संभवतः पानी का संचय किया होगा, यानी कि ये लोग पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उससे फसल वगैरह जो है सींचते वगैरह रहे होंगे। ठीक है, चारा पानी की तलाश में, तमाम बातें और भी हैं भैया। तो ये एक जल सोर्स आप देख सकते हो भैया, ये देखो, ये एक जल जो है जहाँ पानी इकट्ठा वगैरह किए हैं, ये सारा आप देख सकते हो। ये हो गया। उसके बाद देखो, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो देखो, कच्छ के इलाके में खादिर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ठीक है, वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। धौलावीरा भी आप देख सकते हो। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ ले कि किस नगर को जो है 3 भागों में बांटा गया था, तो यहाँ आप कर लोगे भैया धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। अब देखो, धौलावीरा तो हो ही गया कि खादिर बेद के किनारे
धौला वीरा नगर बसा था। तमाम चीजें यहाँ आप देख सकते हो, और भी कुछ दिया हो तो आप सभी आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखो, गुजरात खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी, ठीक है, यानी कि साबरमती की जो सहायक नदी है जिसका नाम है भोगवा, ठीक है, भोगवा। तो देखो, एक स्थान आपको मिल रहा है लोथल, ठीक है, क्या मिल रहा है, लोथल। तो लोथल आपका किस नदी के किनारे पड़ रहा है, तो भोगवा। भोगवा, भोगवा किसकी सहायक नदी है, ठीक है, भोगवा यानी कि साबरमती की सहायक नदी भोगवा है, तो उसके किनारे क्या मिल रहा है आपको, लोथल मिल रहा है। अब कुछ इतिहास पढ़ाने वाले मास्टर क्या करेंगे, तो यहाँ आपको नदियों के बारे में पढ़ाने लगेंगे, जो कि आप भारत के भूगोल या आप भूगोल पढ़ोगे तो वहां आप जो है इसका एक अलग से चैप्टर ही पूरा का पूरा पढ़ोगे। तो क्या जरूरत है यहाँ पढ़ने की, और मास्टरों को क्या जरूरत है यहाँ पढ़ाने की, तो मास्टरों को क्या जरूरत है, क्योंकि उनका जो है वही चीजें रटे रहते हैं हर जगह से। अब भाई क्लास को लंबी करनी है, क्लास को बढ़ानी है, चाहे बच्चों के समझ में आए या ना आए, बच्चों को फैक्ट का बोर्ड लगाएं, यही करना रहता है। ये सारी बातें हो गई। ये हो गया, आप इसे आसानी से देख सकते हो। किनारे बसा लोथल नए ऐसे स्थान पर बसा था, नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल वगैरह तमाम बातें हैं, देखिएगा आराम से। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ देखो आपको एक शब्द मिल रहा होगा मुद्रा, ठीक है, मुद्रा। ये मुद्रा जो है उस समय जो है पैसे वैसे का चलन जो है नहीं हुआ था, तो मुद्रा को ही मुहर कहते हैं, ठीक है, मुद्रा को ही मुहर कहते हैं। और कब तक कहते हैं, तो यहाँ अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के समय मुद्रा शब्द सुनते हैं तो आप उसका मतलब जो है मुहर से ही लगाइएगा। ये हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसमें और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखो, मैंने इसके पतन के विषय में नहीं बताया था, तो आप जान लो, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका पतन जो है बाढ़ के कारण हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो है आर्यों का हमला हुआ तो इनका पतन हुआ, जो कि वर्तमान में जो है आर्यों के हमले वाला जो है पॉइंट को नकार दिया गया है, एकदम अच्छे तरीके से नकार दिया गया है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी का नगर है, अच्छी क्वालिटी की नाली है, अच्छी क्वालिटी की नगरें वगैरह हैं, ये सारी चीजें जो हैं अब काफी मात्रा में जो है इनका कम ताला हो गया, यानी कि इन चीजों में जो है कमी आ गई। जब कमी आ जाएगी तो ये लोग वैसे ही अपनी जो है पतन की ओर मुड़ जाएंगे। ये कारण आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी बातें हैं, यहाँ तमाम चीजें लिखी गई हैं, यहाँ क्वेश्चन वगैरह दिया गया है। आप जो है जब खाली टाइम मिले तो आप इन क्वेश्चनों को जो है हल करके देखिएगा, आपसे कितने क्वेश्चन हल हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो चीज पढ़ा, यहाँ देखिए मिलाइए कि कितना आप कर रहे हैं, ठीक है, ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ। और बाकी यहाँ तमाम ये तिथियां उथियां दी रहेंगी, ठीक है, ये आपको जो है यहाँ तमाम तिथि वगैरह दी रहेंगी। और आपसे कुछ इसे यूट्यूब पर जो है मास्टर वगैरह इन्हीं सब चीजों को रटाने लगेंगे, जो कि आपका किसी काम का नहीं है। आप इसके बाद जो है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एक कोई क्लास देख लीजिएगा या एक कोई अच्छी वाली किताब पढ़ लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और जो है फालतू का जो है ये कूड़ा कबाड़ जो है रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट में ऐसे आपको बहुत से टीचर मिल जाएंगे जो ऐसा रटाते हैं। मैं बीच बीच में क्या करता हूँ कि किसी की भी क्लास आ रही हो, अगर वो फ्री में है तो मैं जाकर वहां देख लेता हूँ कि ये लोग पढ़ा कैसे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको लंका में जाकर लंका का विध्वंस करना है तो सबसे पहले तो लंका में घुसना पड़ेगा बाबू। जब लंका में घुसोगे तभी तो उसका विध्वंस कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बीच बीच में ऐसे जो है करता रहता हूँ, मतलब घूमता टहलता रहता हूँ। और मैं अभी जो है, मुझे उतना ज्यादा लोग तो जानते नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहीं भी चला जाता हूँ। जैसे मैं बच्चों के बीच में चला गया और वहां मैं एक अनजान बच्चा बन के पढ़ रहा हूँ सबके सामने, और मैं चीजों को अनुभव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे चल रहा है। प्राय मैं ऐसी जो है लाइब्रेरी वगैरह जो होती हैं तो उनमें मैं ऐसे चला जाता हूँ, और मुझे अभी कोई पहचानता नहीं ज्यादा।
तो मैं जाता हूँ तो वहाँ बच्चों की समस्याओं को खुद देखता हूँ कि ये समस्या क्या आ रही है, फेलियर क्या आ रहा है। तो इस आधार पर जो है मैं अपने क्लासों को और भी चीजें जो है पूरा मॉडिफाई करता हूँ। यानी कि मैं बच्चों से जुड़ा हूँ और उनकी हर एक समस्या पर जो है मेरी पकड़ है। तो इसलिए मैं जो है इन सारी चीजों को जो है बाइकाट करता ही चलूंगा। जो भी आपके जरूरत की सामग्री है केवल वही आप तक पहुंचनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और क्लासें जो हैं अगर ज्यादा बड़ी होती रहेंगी तो मैं जो है इसी भाग को जो है, जैसे कोई चैप्टर जो है अगर ज्यादा लंबी क्लास उस पर बन रही है तो उसे जो है अगले दिन किया जाएगा या क्लास लंबी करके ही कर लिया जाएगा, खत्म कर लिया जाएगा। ये आप निर्णय लीजिएगा कि जैसे टॉपिक बड़ा होता है तो उसे एक ही दिन में समाप्त करना चाहिए या दूसरा दिन भी उस पर लगाना चाहिए। आप अगर कमेंट करते हो तो जैसे भी आप कमेंट करोगे उसी अनुसार जो है चीजों को बदल दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि कोई भी बच्चा जो है पैसे की वजह से उसकी तैयारी रुकने ना पावे। यही हमारा जो है एक संकल्प है, यही हमारा जो है एक ध्येय है कि कम से कम कोई बच्चा जो है पैसों की वजह से तो कम उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।